दंडादान योकाई और स्पेस एलियंस के बीच वॉर पर सेंटर्ड एक ब्रिलियंट मांगा है जिसमें ह्यूमैनिटी उनके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अटक जाता है। अब इवन दो दांडादान के ऑथर युकिनोबु तात्सु बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, लेकिन उन्होंने अकेले ही उन सभी सुपरनैचुरल बीइंग्स को नहीं बनाया जो ओकारुन, मोमो और उनके फ्रेंड्स फेस करते हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्शनल टेल, अब चाहे वो मिथ हो क्लासिक जापानीज फोकलोर से या फिर कोई ज्यादा कंटेम्प्रेरी अर्बन लेजेंड। दांडादान के मोस्टली पावरफुल योकाइस के कोई ना कोई रियल वर्ल्ड में काउंटर पार्ट है और आज मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टर्बो ग्रैनी वो योकाई है जो ओकारुन को उसकी इनक्रेडिबल पावर्स देती है और पूरे दांडादान की मास्कॉट भी है, इसलिए ये बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं है कि ये लेजेंडरी ओल्ड लेडी जो सुपर स्पीड से दौड़ सकती है एक्चुअली एक रियल लाइफ अर्बन लेजेंड टर्बो बाचन से इंस्पायर्ड है, जिसे इंग्लिश में टर्बो ग्रैनी भी कहा जाता है। ये एक पॉपुलर अर्बन लेजेंड है जो जापान के ह्योगो प्रीफेक्चर के माउंट रोक्को के हाईवेज के आसपास से ओरिजिनेट हुई है। ये कहानी धीरे धीरे मशहूर होती गई और जल्दी ही पूरे जापान में इसके साइटिंग्स होने लगे। इन साइटिंग्स का जनरल प्रेमिस ये होता है कि कोई ड्राइवर रात के वक्त हाईवे पर ड्राइव कर रहा होता है और अचानक उसकी रियर मिरर में एक ओल्ड लेडी की ग्लिम्स दिखाई देती है जो तेज स्पीड में आ रही होती है। ज्यादातर स्टोरीज में ड्राइवर बस उसकी एक झलक ही देख पाता है इससे पहले कि वो ओल्ड लेडी वापस से डैश करके गायब हो जाए। लेकिन इसके कुछ ऑल्टरनेट मिलिशियस वेरिएंट्स में टर्बो बाचन जानबूझकर किसी का पीछा करती है या फिर कार के विंडोज पे नॉक करती है। ऐसे केसेस में टर्बो बाचन का गोल होता है एक्सीडेंट करवाना। कभी कभी ऐसा भी कहा गया है कि सिर्फ वही लोग जिन्हें स्पीड लिमिट से ज्यादा चलाने की आदत होती है वही इस ओल्ड लेडी के एनकाउंटर के बाद हर्ट होते हैं। इन इंटरप्रिटेशंस में ये लेजेंड उन लोगों के लिए एक वार्निंग की तरह काम करती है जो ड्राइविंग के वक्त ट्रैफिक रूल्स इग्नोर करते हैं। अब इससे तुम्हें पता ही लग रहा होगा कि दांडादान की टर्बो ग्रैनी कितना ज्यादा इंस्पायर्ड है टर्बो बाचन से। दोनों केसेस में एक बुजुर्ग औरत अपनी सुपर स्पीड से दौड़ने की एबिलिटी को फ्लेक्स करती है एंड इवन दो टर्बो बाचन दांडादान की टर्बो ग्रैनी की तरह उसके साथ रेस हारने पर कर्ज तो नहीं देती, बट टर्बो बाचन के कुछ स्टोरीज में वो लोगों को हर्ट भी करती है। क्यूरियसली इनफ दांडादान ही एक अकेली एनिमे और मांगा सीरीज नहीं है जिसमें रिसेंट ईयर्स में इस पॉपुलर अर्बन लेजेंड का रेफरेंस आया है, क्योंकि मॉब साइको 100 के सीजन 2 में डैश ग्रैनी को दिखाया गया था जो कि इससे ही इंस्पायर्ड था। बट इसमें डैश ग्रैनी का इतना कुछ बड़ा अपीयरेंस नहीं था, उसे बस मॉब के पास से बहुत तेज दौड़ते हुए दिखाया गया था जब मॉब और आराटाका डैश ग्रैनी के योकाई को एक्सरसाइज करने गए थे एक केव में। इंटरेस्टिंगली इस डैश ग्रैनी के साथ टर्बो ग्रैनी का कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने मिलता है, जैसे कि टर्बो ग्रैनी की तरह डैश ग्रैनी का बहुत तेज दौड़ने की एबिलिटी, और दोनों ही एक केव में रहते हैं। अब देखो, मुझे पता नहीं कि टर्बो ग्रैनी और टर्बो बाचन की बैक स्टोरीज सेम है कि नहीं, क्योंकि टर्बो बाचन की कोई बैक स्टोरी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बट अगर बैक स्टोरीज की बात करें तो दांडादान के एक और योकाई की बात करते हैं जिसका बैक स्टोरी मेरे हिसाब से अब तक की सीरीज में दिखाई गई सबसे ट्रैजिक बैक स्टोरीज में से एक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्रोबैटिक सिल्की की, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है पॉपुलर अर्बन लेजेंड आकू सेरा सेरा से। जिन्होंने भी इसे देखा है वो लोग कहते हैं कि ये मिस्टीरियस स्पिरिट दिखती है, एक लंबी पतली औरत की तरह जो पूरे रेड कपड़ों में होती है और पहनती है एक वाइड ब्रिम्ड हैट बिल्कुल एक्रोबैटिक सिल्की की तरह। उसके बाल बहुत लंबे और सिल्की स्मूथ होने के कारण उसका नाम पड़ा सेरा सेरा। उसका लेफ्ट आर्म भी इंजर्ड लगता है, जैसे रिसेंटली उस पर कई बार स्लैश किया गया हो। उसका चेहरा बिना आंखों के होता है और सिर्फ ब्लैक होल्स होते हैं आंखों की जगह, और उसके फेस में एक स्माइल होती है जो एक ईयर से दूसरे ईयर तक कटी हुई होती है, जो कि एक्रोबैटिक सिल्की की स्माइल से काफी सिमिलर है। कहा जाता है कि अक्सर बिजी सिटीज में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में ये स्पिरिट देखी जाती है। इसके अलावा उसे टॉल बिल्डिंग्स पर डांस करते हुए, उन बिल्डिंग्स के रूफटॉप्स पर एराटिकली मूव करते हुए और उनसे एक्रोबैट की तरह जंप करके ग्राउंड से टकराने से पहले वैनिश होते हुए भी देखा गया है। आकू सेरा सेरा को पहली बार लेट 2008 के आसपास ट्रेस किया गया था। नाम थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन कॉमन ओरिजिन स्टोरी ये कहती है कि आकू सेरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की आत्मा है जिसने 2003 के आसपास फुकुशिमा प्रीफेक्चर के किसी रूफटॉप से जंप करके सुसाइड किया था। अब सुसाइड का रीजन तो नहीं पता, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जस्ट लाइक एक्रोबैटिक सिल्की, आकू सेरा सेरा का भी सेम तरीके से मौत हुआ। इसके अलावा माना जाता है कि उसे देखना बहुत बैड लक ले आता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई उसे देखता है वो एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। ये भी कहा जाता है कि अगर तुमने उसे कहीं से जंप करते हुए देख लिया तो तुम्हारा भी जल्द ही एक्सीडेंट हो सकता है या तुम मिसिंग हो सकते हो। धीरे धीरे ये एक ऐसे योकाई की तरह पॉपुलर हो गई जो गिरने वाले विक्टिम्स, गोस्टली जंपर्स और अर्बन एरियाज में फियर ऑफ हाइट से एसोसिएटेड होती है। इसके बाद बात करते हैं रेको काशिमा की, जो आर्ग्यूबली सबसे डेंजरस और टेरिफाइंग इविल स्पिरिट है पूरे दांडादान में, क्योंकि ये वेंचफुल वुमन मोमो आयासे का बहुत लंबे टाइम तक ऑब्सेसिवली पीछा करती रही और आखिर में अपनी मिरर बेस्ड पावर्स से एक पूरी एलियंस की आर्मी को भी हरा दिया था। क्योंकि मांगा में उसे कुचिसाके ओन्ना भी कहा जाता है, तो ये काफी ऑब्वियस है कि वो इसी नाम के जापानीज अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है। ये बिना किसी डाउट के मॉडर्न जापान की सबसे पॉपुलर फोकलोर टेल्स में से एक है, क्योंकि कुचिसाके ओन्ना ने मल्टीपल एनिमे और
मांगा सीरीज में फेमसली अपीयरेंस दी है, जैसे मॉब साइको 100, जुजुत्सु काइसन और यहाँ तक कि अपनी खुद की रोमांस मांगा भी है जिसका टाइटल है इवन इफ यू स्लिट माई माउथ। वेल, इसकी बैक स्टोरी के बारे में बात करें तो मल्टीपल बैक स्टोरी सुनने में मिलते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर बैक स्टोरी सुनने में मिलता है उसमें कहा जाता है कि कुचिसाके ओना जब अलाइव थी तब वो एक सैमुराई की अडल्ट्रस वाइफ या मिस्ट्रेस थी। वो अकेली महसूस करती थी क्योंकि उसका सामुराई हस्बैंड हमेशा घर से दूर जंग लड़ने जाता रहता था और इसी वजह से उसने टाउन के दूसरे आदमियों के साथ अफेयर्स शुरू कर दिए। जब सामुराई को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपनी वाइफ की बेवफाई की सजा देने के लिए उसके हस्बैंड ने उसके मुंह के दोनों कोनों को काट दिया, ईयर से ईयर तक। वेल, इसीलिए कहते हैं चीटिंग अच्छी बात नहीं है। एनीवेज, इसके बाद से वो औरत वेंचफुल स्पिरिट बनकर वापस आई। वो हमेशा अपने साथ एक शार्प इंस्ट्रूमेंट रखती है जिसे कभी नाइफ या फिर एक बड़ी सी सिजर्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर लेजेंड, वो अपने पोटेंशियल विक्टिम से पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि वो ब्यूटीफुल है। अगर वो नो कहते हैं तो वो या तो तुरंत उन्हें अपनी लॉन्ग मेडिकल सिजर्स से मार देती है या फिर नाइटफॉल का वेट करके उन्हें उनकी नींद में मर्डर कर देती है। अगर वो यस कहते हैं तो वो अपना मुंह रिवील करती है जिसमें उसके माउथ के कॉर्नर्स ईयर टू ईयर स्लिट होते हैं और फिर वो अपना क्वेश्चन दोबारा पूछती है। अगर इंडिविजुअल इस बार नो कहता है तो वो अपने वेपन से उसे मार देती है और अगर वो हेजिटेट करके यस कहता है तो वो उसके माउथ के कॉर्नर्स को भी ऐसे काट देती है कि वो भी उसकी तरह डिसफिगर्ड हो जाए। एक इंडिविजुअल कुचिसाके ओन्ना के साथ एनकाउंटर से बच सकता है कुछ अलग अलग मेथड्स का यूज करके। कुछ वर्जन्स ऑफ द लेजेंड में कहा जाता है कि अगर विक्टिम उसके दोनों क्वेश्चंस का आंसर कॉन्फिडेंटली यस दे देता है तो कुचिसाके ओन्ना उसे अकेला छोड़ देती है। एक और टैक्टिक ये है कि विक्टिम कहे कि वो लेट हो रहा है और इस पर वो बस बाउ करके माफी मांग लेती है जिससे विक्टिम निकल जाता है। कुछ और सर्वाइवल टैक्टिक्स ये भी हैं कि विक्टिम उसके क्वेश्चन का जवाब देकर बोले कि वो एवरेज दिख रही है जिससे विक्टिम के पास भागकर बचने का टाइम मिल जाता है, या फिर पॉमेड शब्द को 3 बार बोलने से भी कहा जाता है कि वो दूर हो जाती है। वेल, देखो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, बिकॉज एट द एंड इट्स जस्ट एन अर्बन लेजेंड, बट ये तो मानना पड़ेगा कि लुक वाइज रेको काशिमा और कुचिसाके ओना काफी सिमिलर लगता है। वेल, ये काफी भयानक था, लेकिन अब मैं डांडादान की जिस योकाई के बारे में बात करने वाला हूँ वो इक्वली डिस्टर्बिंग है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अर्थबाउंड स्पिरिट क्रैब की। ये मैसिव क्रैब लाइक स्पिरिट जो उन सभी लड़कियों की सोल्स को अपने अंदर रखता है जो शोनो सिटी टनल में मर्डर हुई थी। ये पावरफुल लेकिन सरप्राइजिंगली ट्रेजिक क्रीचर एक्चुअली रियल वर्ल्ड के एक जानवर से जुड़ी हुई सबसे कैप्टिवेटिंग अर्बन लेजेंड हाइकेगानी पर बेस्ड है। हाइकेगानी जापान के नेटिव क्रैब्स हैं जो अपने शेल्स पर बनी एक अजीब सी पैटर्न के लिए मशहूर है। इस पैटर्न को जब ऊपर से देखा जाए तो ये ऐसे लगते हैं जैसे उनकी कैरापिस पर एक सैमुराई मास्क का स्काउलिंग फेस इम्प्रिंटेड हो। अब एक फेमस अर्बन लेजेंड के हिसाब से इसका एक रीजन भी है। देखो, 12th सेंचुरी में एक ब्लडी सिविल वॉर लड़ी गई थी जापान के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लैंस गेंजी और हाई के बीच। बैटल इनिशियली हाइक के फेवर में थी, लेकिन जैसे ही टाइड्स बदली एडवांटेज गेंजी के पास चला गया। ऊपर से एक हाइक जनरल अपने क्लैन को बिट्रे करके हाइक शिप का लोकेशन रिवील कर दिया जिसमें 6-year-old एम्परर एंटोकू और इंपीरियल रिगेलिया मौजूद थे। शिप की लोकेशन पता चलने पर गेंजी के आर्चर्स एरोस की बारिश कर देते हैं उस शिप पर, जिसके चलते जब ये क्लियर हो गया कि वो लोग ये वॉर नहीं जीत पाएंगे, उसके बाद गेंजी क्लान से पकड़े ना जाने के लिए हाइक के वॉरियर्स समुद्र में कूद जाते हैं। बट इवन दो सैडली वो लोग बच नहीं पाते और फिजिकली खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोल्स जिंदा रही अपने वॉर के ग्रज और जनरल के बिट्रेयल को लेकर। कहा जाता है कि इन्हीं डेड हाइक वॉरियर्स की सोल्स जो समुद्र में खो गए थे वो क्रैब्स में लॉज हो गए जो सी के बॉटम पर क्रॉल करते थे, और इसलिए उन क्रैब्स के शेल पर एक सैमुराई मास्क का स्काउलिंग फेस इम्प्रिंटेड है जो एक परमानेंट रिमाइंडर बन गया हेके की कभी खत्म ना होने वाली ग्रज का। अब इवन दो अर्थबाउंड स्पिरिट क्रैब और हाइकीगानी का बैक स्टोरीज डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के ही शेल में एक ह्यूमन फेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो उन सोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो दर्दनाक मौत मरी। इसके बाद आता है अम्ब्रेला बॉय योकाई, जो कि जापानीज फोक टेल्स के एक बहुत ही फेमस योकाई कासा ओबाके से इंस्पायर्ड है। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल कासा ओबाके का जो लुक डिस्क्राइब किया जाता है वो काफी सिमिलर है अम्ब्रेला बॉय योकाई से। कहा जाता है जब कोई जापान में ओल्ड पेपर अम्ब्रेला को अबैंडन कर देता है बहुत टाइम के लिए तो उसमें एक स्पिरिट घुस जाता है और बनता है कासा ओबाके। वो जनरली ऐसे अम्ब्रेलास होते हैं जिनके पास एक ही आंख होती है और वो एक ही पैर पर कूदते हुए घूमते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पास 2 आर्म्स या 2 आईज भी होती हैं। कभी कभी उनके पास एक लंबी सी टंग भी होती है और बहुत रेयर केसेस में तो उनके 2 फीट भी दिखाए जाते हैं। कासा ओबेक्स योकाई की दुनिया में देखा जाए तो ज्यादा फियरसम नहीं माने जाते। उनका फेवरेट तरीका ह्यूमंस को सरप्राइज करने का ये होता है कि वो चुपके से ह्यूमंस के पास आ जाते हैं और अपनी बड़ी ऑयली टंग से एक जोर का लिक दे देते हैं जो कि डेंजरस तो नहीं होता लेकिन फिर भी काफी ट्रॉमेटिक हो सकता है। बट कासा ओबेक्स कितने भी वीक हो, युकिनोबु तात्सु का इस सीमिंगली वीक क्रीचर को उठाकर डंडन के सबसे कूल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बनाना एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था मेरे हिसाब से। वेल, ये तो था कुछ ऐसे योकाइज जो रियल लाइफ अर्बन लेजेंड्स पे बेस्ड हैं, लेकिन डंडन में कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जिनके रियल लाइफ काउंटर पार्ट्स मौजूद हैं। अगर आपको उस पे भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपने एंड तक देखा है तो।